से चैप्टर पे जा रहे हैं जो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इस चैप्टर को मैंने ही चैप्टर भी बनाया है। ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर कभी 2016 के पहले इसको चैप्टर नहीं माना जाता था, क्योंकि ये चैप्टर कभी सिलेबस में था भी नहीं। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलेंगे। चैप्टर इंटरेस्टिंग है और कंसेप्ट्स बहुत हैं। दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है, पर फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे उसको बहुत ही सिंपल तरीके से करें। ठीक है, सारे टेक्निकल चीज़ों को। टॉपिक का नाम है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स देखो, जब हम लोगों ने केमिस्ट्री बात की थी, मतलब जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था जो एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं, दीज ऑल आर केमिस्ट्री यूनिट्स। याद होगा, जो एटम्स और एलिमेंट्स होते हैं दीज आर द केमिस्ट्री यूनिट्स। फिर मैंने कहा जो एटम्स और एलिमेंट्स हम केमिस्ट्री यूनिट्स बोल रहे हैं, इनसे भी छोटी चीज़ें होती हैं, याद होगा, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इसका सीधा मतलब है कि एटम्स और एलिमेंट विल नेवर बी अ केमिस्ट्री यूनिट्स। ये भी आपको समझ में आता है। फिर मैंने कहा जानते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर मैंने कहा ये चीज़ें मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। जब मैंने आपको न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा रहा था, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, फिर मैंने कहा ये चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटी होती हैं, वो कॉक्स होते हैं, वो लेप्टॉन्स होते हैं, वो मियॉन्स होते हैं, वो बोसॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रिनोज होते हैं, और इस तरह से जुड़ी और चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें होती हैं क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन, बोसॉन्स, न्यूट्रिनोज, ये सारे के सारे। ओके, अगर हम एटम और एलिमेंट्स के लेवल पे स्टडी कर दें तो इसको हम कहते हैं स्टडी अप टू एटॉमिक लेवल। स्टडी अप टू एटॉमिक लेवल यानी एटम के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, स्टडी अप टू एटॉमिक लेवल। और जब हम इसके भी अंदर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इसकी स्टडी करते हैं उसके अंदर, तो इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ सब एटॉमिक लेवल, या इन सबको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, लेप्टॉन, म्यूऑन, बोसॉन, सबको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह सकते हैं, या कह सकते हैं सब एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, या कह सकते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स में लिखने जा रहा हूं। असल में ये जो क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स लिखा गया है ना, ये सबको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और बच्चे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स से कहते हैं। इन्हीं को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो आइदर यू कॉल देम फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, बोसॉन, न्यूट्रिनोज एटसेट्रा। ओके, ये टर्म्स हैं जो अपनी डिक्शनरी में आप पहले ऐड ऑन कर लो। ठीक है, ये सारे के सारे टर्म्स इस पूरे चैप्टर में मिलने वाले, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, बोसॉन, न्यूट्रिनोज, ये बार बार आएंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि भाई हम क्यों जा रहे हैं इन फंडामेंटल पार्टिकल की स्टडी करने। इन सबको फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो सीधी बात होती है, इनके पीछे स्टडी करने के पीछे कारण ये है कि इन्हीं की मदद से हम लोग को यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। यानी इन्हीं की मदद से हम लोग समझने वाले हैं कि एक्चुअल में यूनिवर्स क्या है। तो अगर यूनिवर्स को समझना है तो हमें इन लेवल पे जाके स्टडी करनी होगी। कहने का मतलब यह है, सो इफ वी वांट टू डू स्टडी ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, तो आवर स्टडी शुड गो अप टू सब एटॉमिक लेवल। यानी ब्रह्मांड इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। धीरे धीरे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ब्रह्मांड को समझाने के लिए, यानी यूनिवर्स को समझाने के लिए या समझने के लिए,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ थियरीज या मॉडल्स दिए गए हैं. So there are different types of theories and models are given. For the understanding of universe, different theories and models are given. So बहुत तरह के theories और models दिए गए हैं ब्रह्मांड को समझने के लिए. जैसे इवेंट हॉराइजन. लोग बोलते हैं ब्रह्मांड इवेंट हॉराइजन की घटना के बाद बना है. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. कुछ लोगों ने स्ट्रिंग थियरी के बारे में कहा. सब अपने अलग अलग तरीके से ब्रह्मांड के ओरिजिन की बात कर रहे हैं. इवेंट हॉराइजन, स्ट्रिंग थियरी. कुछ ने बोला नहीं सिंगुलैरिटी है. और जो सबसे ज्यादा वैलिड थियरी इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल. सबसे ज्यादा जो वैलिड थियरी है वो है स्टैंडर्ड मॉडल. सबसे ज्यादा जो वैलिड है वो है स्टैंडर्ड मॉडल. सो इवेंट हॉराइजन, स्ट्रिंग थियरी, सिंगुलैरिटी, स्टैंडर्ड मॉडल. और इसके अलावा और भी थियरीज एंड मॉडल्स हैं, पर ये चार बहुत पॉपुलर है. इन चार पे एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन दे पूछा ये किससे जुड़े हुए हैं. कुछ नहीं, ये सारे थियरीज और मॉडल्स, ये जो लिखे हुए हैं, ये सारे थियरीज और मॉडल्स ब्रह्मांड की ओरिजिन को समझाते हैं. पर इनमें जो सबसे ज्यादा हाईली वैलिड थियरीज और मॉडल्स है ना, वो है स्टैंडर्ड मॉडल. सब स्टैंडर्ड मॉडल को ही फॉलो करते हैं. और स्टैंडर्ड मॉडल यही कहता है कि ब्रह्मांड जो है वो इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. सो स्टैंडर्ड मॉडल बिलीव दिस एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ elementary particles or fundamental particles. This entire universe is made up of in elementary particle or fundamental particles. ये पूरा ब्रह्मांड फंडामेंटल पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है. ओके, ये सब इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. सारे टर्म्स धीरे धीरे समझना. पार्टिकल फिजिक्स वगैरह को हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं. इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स वैसे फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आता है. तो पार्टिकल फिजिक्स को वी कैन कॉल देम या वी कैन कंसीडर एज अ क्वांटम मैकेनिक्स. पार्टिकल फिजिक्स बोलो या क्वांटम मैकेनिक्स बोलो, एक ही बात हो जाएगी. पहले तो होता है ये क्वांटम और मैकेनिक्स का मतलब क्या है. क्वांटम स्मॉल साइज के पार्टिकल को बोला जाता है. क्वांटम लेवल मतलब बहुत छोटे लेवल की बात हो रही है, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल के स्तर की बात हो रही है. और मैकेनिक्स का मतलब होता है बिहेवियर. मैकेनिक्स का मतलब होता है बिहेवियर. यानी अगर मैं बोलूं क्या होता है पार्टिकल फिजिक्स, तो बोलूंगा क्वांटम मैकेनिक्स के लेवल पे बात करते हैं जहां छोटे छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर को हम समझते हैं. और ये हैं क्या, ये सारे के सारे क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन, बोसॉन्स, ये सारे हैं क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही तो हैं. इन्हीं के बिहेवियर को समझना होगा. और अगर इनके बिहेवियर को आप समझ रहे हो, उसी को हम कहते हैं क्वांटम बिहेवियर. और इन्हीं सब की स्टडी होती है इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है पार्टिकल फिजिक्स. तो बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं. दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं. ओके, क्वांटम मैकेनिक्स पे हम लोग आगे और बात करेंगे. क्वांटम कंप्यूटिंग अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो काफी सारे क्वांटम के टर्म्स होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे. वेट, ये रहा एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. और बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं. अब देखो, इसी कंसेप्ट से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. और आर्यभट्ट ने एक बात बोली थी, जीरो इज द यूनिवर्स. और थ्रू जीरो आर्यभट्ट ने कैसे यूनिवर्स को समझाया था, जरा मैं वो समझाता हूं. वैसे आर्यभट्ट इज नॉट, मतलब जीरो इज नॉट डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट. जीरो डिस्कवर्ड तो किसी और ने किया था. वैसे बताऊं तो सत्य रूप में तो इसके बारे में आज तक पता ही नहीं है कि जीरो को खोजा किसने. यहां इतना जरूर बोलते किसी अननोन इंडियन ने ढूंढा था.
इंटरनेट पे जाते हैं तो कुछ लोगों को ब्रह्मगुप्त का नाम लिखा मिल जाता है, छोड़ देते हैं, हम हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, हमें उससे क्या लेना देना है, हमें जीरो के कंसेप्ट पे लेना देना है जो आर्यभट्ट ने बोला था। आर्यभट्ट ने क्या कहा जीरो के कंसेप्ट पे जरा समझो। ये जीरो है और जीरो को आर्यभट्ट ने कहा भाई ये ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है। जीरो को उन्होंने कहा ये ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है। सो जीरो इज द ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। और क्या कहा, जो जीरो ब्रह्मांड है ये यूनिवर्स है, किससे मिलकर बना हुआ है? तो जीरो से कैसे पता चलेगा ब्रह्मांड? वैसे ही मैं बताऊं तो जब मैं आप लोगों को लैग्रेंज वगैरह पढ़ा रहा था उस समय मैंने बोला था कि ब्रह्मांड की स्टडी, ये सारी चीजें, लैग्रेंज पॉइंट्स सब मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स के बेस पे आज इतनी सारी चीजें हैं जो हम ब्रह्मांड को समझ सके। ये चीजें मैंने पीछे भी बोली हैं। और L1 पॉइंट को मैंने बोला देखो 1.5 मिलियन, L2 L1 ले लो, L2 ले लो, ये सारी चीजें मैथ्स के दम पे निकाली गई लैग्रेंज पॉइंट L1 L2 L3 L4 L5। आर्यभट्ट भी एक मैथमेटिशियन ही है, आर्यभट्ट भी एक मैथमेटिशियन है, गणितज्ञ ही है। और मैथ्स नंबर 1 और फिजिक्स नंबर 2, यही दो आपको हेल्प करते हैं ब्रह्मांड को समझना। ठीक है, आर्यभट्ट ने कैसे समझाया कि जीरो जो है वो यूनिवर्स है या ब्रह्मांड है? ये कंसेप्ट जो आर्यभट्ट ने दिया, कैसे दिया? आर्यभट्ट ने कहा भाई ऐसा है, जो जीरो है वो दो वैल्यू से मिलकर बना है, एक प्लस और प्लस के साथ एक माइनस को अगर जोड़ दिया तो ये जीरो हो जाता है। यानी जीरो इज द सम ऑफ टू मैथमेटिकल वैल्यू। इतना तो आप भी समझते हैं, इतनी तो सी साइड आप सबको आती होगी। एक प्लस के साथ एक माइनस जोड़ते हो, दोनों का सम जीरो हो जाता है। यानी जीरो दो वैल्यू से मिलकर बना। अगर मैथमेटिक्स में देखें, एक प्लस और एक माइनस से। अब बात ये होती है प्लस क्या और माइनस क्या है। आर्यभट्ट कहना क्या चाह रहे हैं? आर्यभट्ट कहना ये चाह रहे हैं जो बाद में लोगों ने बोला, भाई देखो ये जो प्लस है ना ये मैटर है और जो माइनस है ना वो एंटी मैटर है, और जो जीरो है ना वो ब्रह्मांड है यानी यूनिवर्स है, और यूनिवर्स जो है वो मैटर एंटी मैटर से मिलकर बना हुआ है। ये है एक्चुअली पूरी कहानी। यूनिवर्स जो है वो एक्चुअली मैटर और एंटी मैटर से मिलकर बना हुआ है। क्लियर एवरीवन? इसका मतलब ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर और एंटी मैटर से। बेटा अभी हम मैटर ही नहीं बोले, रुक जाओ, पेशेंस रखो। ठीक है, तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना होता है? मैटर और एंटी मैटर से। अब बात होती है भाई मैटर क्या है जिससे ब्रह्मांड बन रहा है, फिर बात होती है एंटी मैटर क्या है जिससे ब्रह्मांड है। मैटर को हम लोगों ने स्कूल टाइम में डिफाइन किया था, पढ़ा था, एक ऐसी चीज जिसमें मास होता है और जो एक जगह घेरता है। याद आ गया? मैटर वो चीज होती है इसमें मास होता है, दे कंसिस्ट ऑफ मासेस, दे कंसिस्ट ऑफ मास, इनमें द्रव्यमान होता है, दे कंसिस्ट ऑफ मासेस एंड ऑक्यूपाई सर्टेन स्पेस, और कोई जगह घेरते हैं, वो मैटर कहलाते हैं। तो मैटर वो होते हैं जिनमें द्रव्यमान होता है और एक जगह घेरते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने स्कूल टाइम में पढ़ा था पदार्थ, मैटर्स, पदार्थ। पदार्थ वो होते हैं जिनका अपना द्रव्यमान होता है, जो एक जगह का ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं, उनको हम मैटर कहते हैं। अच्छा सर कैसे? आप सब अपने आप को ले लो ना, आप सबका अपना एक मास है और एक जगह लेकर आप क्लास में बैठे हो, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं जहां मौजूद हैं, आपका मास है और आप उस जगह पे हैं, आपने एक एरिया बना रखा है, वो आपका एक, आप एक मैटर है। आपकी बॉडी का सेल, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब के सब एक मैटर ही है। इस क्लास के अंदर मौजूद ये जो दिख रहा है मैटर है, ये बॉटल, ग्लास, सब मैटर है, मेरा मोबाइल फोन सब मैटर है। बाहर निकलोगे तो बाइक्स, कार्स, ये सारे मैटर्स हैं। डस्ट पार्टिकल देखो, हाथ में ले लो, धूल के कण, वो भी मैटर ही है। रात को छत के ऊपर जाओ और छत पे ऊपर आसमान को देखो, जितने तारे वारे दिख रहे हैं, और तो कुछ दिखते नहीं है, सब अंधेरे अंधेरे हो रहे हैं, सब मैटर ही है। तो मैटर वो होते हैं जिनमें मास होता है और जो किसी एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। अब सर एंटी मैटर्स क्या होता है? मैटर के तो आपने इतने सारे एग्जांपल बता दिए, आप मैटर, मैं मैटर, जमीन मैटर, आसमान मैटर, सूरज मैटर, चंदा मैटर, तारे मैटर, मैटर मैटर, मैटर मैटर। अब सर एंटी मैटर बता दो। एंटी मैटर को समझने के लिए पहले मेरे को एंटी मैटर को डिफाइन करना होगा,
और डिफाइन ये करना होगा कि मैटर एंटी मैटर एक दूसरे के साथ ही डिफाइन किया जा सकते हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। मैटर और एंटी मैटर जो होते हैं इनके मास तो सेम होते हैं, बट दे हैव अपोजिट चार्जेस। इनके जो चार्जेस होते हैं ना वो अपोजिट होते हैं। यानी हाउ टू डिफाइन द मैटर एंटी मैटर, मैंने फिर बोला एंटी मैटर को मैटर के साथ ही डिफाइन करेंगे तभी एंटी मैटर समझ में आएगा। दिस बोथ टू हैव सेम मास बट अपोजिट चार्जेस। अगर एंटी मैटर को समझना है तो मैटर के साथ ही डिफाइन करेंगे और ये बोलेंगे इन दोनों में मास तो सेम होता है, लेकिन इनके जो आवेश होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी दीज बोथ टू हैव सेम मास, मैटर एंटी मैटर लिखो, दीज बोथ टू हैव सेम मास बट अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस। सो पदार्थ प्रतिपदार्थ ये सब जो चीजें हैं मैटर मैटर जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में पदार्थ प्रतिपदार्थ, ये सारी चीजों में अगर हम इनको एक साथ ही डिफाइन करें तो समझ में आएगा। इनमें मास तो सेम होता है बट इनके आवेश यानी चार्जेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कैसे है? एग्जाम्पल ही तो आ रहा हूं। अब तुम लोग को हो क्या गया है, समय आएगा तो होगा, कि घबरा क्यों रहे? हम ही बताएं एंटी मैटर, तुम लोग कुछ पता भी नहीं था तो उसका आगे नहीं बताएंगे। रुको अभी, पेशेंस रखो भाई मेरी क्लास में। हर चीज समय आने पर, मैंने कहा क्या सिलेबस खत्म हो गया? नहीं, पेशेंस रखो अभी, ठीक है। अब जैसे मैटर है एम है, एंटी मैटर है एम, तो मैंने कहा भैया दोनों के मास बराबर है, द्रव्यमान बराबर है, पर दोनों के चार्जेस अलग है। मान लो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये मान लो चलो ये माइनस है तो चलो ये प्लस है, कुछ ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, एक मैटर और दूसरा एंटी मैटर। देखो क्या, मैटर और दूसरा हो गया एंटी मैटर। अब सुनो, अब हम तुमको एग्जाम्पल बताते हैं। मैटर का एग्जाम्पल चलो मैंने बोला भाई इलेक्ट्रॉन, तो मैंने कहा एंटी मैटर पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मैटर हो गया, पॉजिट्रॉन क्या हो गया, एंटी मैटर हो गया। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों के मास जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, लो हो गया। पॉजिट्रॉन एक एंटी मैटर है। अगर पॉजिट्रॉन एक एंटी मैटर नहीं है तो फिर चलो मैटर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन अगर एंटी मैटर हो गया तो पॉजिट्रॉन उसका मैटर हो गया। ऐसे समझ लो। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज का जो मैटर है उसका एक एंटी मैटर भी मौजूद है, और ब्रह्मांड जो है सिर्फ मैटर ही नहीं, मैटर एंटी मैटर दोनों से मिलकर बना है। अब आपके दिमाग में होगा सर और एग्जांपल बताओ। फिर मैटर तो आप बिना सोचे बता रहे थे, तुम मैटर, हम मैटर, बाहर सड़क मैटर, आसमान मैटर, चंदा मैटर, सूरज मैटर, साइकिल मैटर, डस्ट पार्टिकल मैटर। सर एंटी मैटर में तो इतने फ्रीक्वेंटली आप एग्जांपल नहीं दे रहे हो, है कि नहीं? ऐसा क्या है सर एंटी मैटर में? मैं कहूं देखो ऐसी बात नहीं है, कुछ एग्जांपल तो यहां भी हैं, जैसे प्रोटॉन, जैसे एंटी प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन, जैसे एंटी प्रोटॉन, मैटर एंटी मैटर। सर और एग्जांपल तो भाई अब मैं साइलेंट हो जाऊंगा, इतने एग्जांपल एंटी मैटर के पता ही नहीं है आज तक। तो फिर पता करेंगे। एंटी प्रोटॉन वही होता है जो प्रोटॉन का उल्टा होता है, मास बराबर होगा और चार्जेस अपोजिट होगा। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। भाई हमने तो आंख से इलेक्ट्रॉन देखा नहीं, हमने मान लिया। किसी ने कार्बन हवा में उड़ते देखा है, CO2? नहीं। कार्बन के अंदर का न्यूक्लियस देख पाओगे आंख से? नहीं। उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देख पाओगे? नहीं। उसके चार्जेस देख पाओगे? नहीं। सिर्फ जो चीजें पता है मान लो, है कि नहीं? तो ये साइंस में पता है, हम लोग मान लेते हैं। अब सुनो, कहने का मतलब यह है कि भाई एंटी मैटर ज्यादा पता है नहीं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। एंटी मैटर जो है वो ज्यादा पता है नहीं, तो फिर क्या किया जाए? ढूंढा जाए, इनको सर्च किया जाए, इनको सर्च किया जाए, खोजा जाए, इनको डेवलप किया जाए, अगर बना सकते हैं तो बनाया जाए। सर ये एंटी मैटर को ढूंढना, इनको बनाना इतना जरूरी क्यों है? अरे है ना, मैटर आपको पता है, एंटी मैटर आपको ढंग से पता है नहीं। मैटर पता, एंटी मैटर ढंग से पता चल गया तो भैया ब्रह्मांड ही पता चल जाएगा ना। मैटर आपको पता है, एंटी मैटर आपको पता नहीं है,
एंटीमैटर ढूंढ लिया, बना लिए। तो अल्टीमेटली ब्रह्मांड के सारे वो क्वेश्चन जिसका आंसर आज तक ही मिला आपको पूरे मिल जाएंगे ना। ब्रह्मांड कैसे आया, क्या हुआ होगा, ब्रह्मांड में कैसे कैसे चीजें आई होंगी, ये चीजें कहाँ एंटीमैटर हुई होंगी, क्या हुआ होगा। ठीक है ना। वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर दोनों पहलू मिल गए तो पूरा सिक्के के बारे में आइडिया लग जाएगा ना। एक पहलू पता है, दूसरे पहलू के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर फिर हो क्या रहा है, एंटीमैटर लोग बना रहे हैं। हो क्या रहा है, एंटीमैटर लोग ढूंढ रहे हैं। तो सर क्या आज तक कभी एंटीमैटर मिले? ये एंटीमैटर मिले तो है जो लिखा गया है। सर क्या हमने कभी बनाया? हाँ वो भी बनाया बनाया। अगर हम अभी आगे आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, आज पढ़ा देंगे हम उसको, सन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में एंटीमैटर बना दिए गए, सक्सेसफुली बने। और सुनो, उस एक्सपेरिमेंट में, सन एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम आगे बात करेंगे, गॉड पार्टिकल को भी ढूंढा गया था। उस एंटीमैटर को बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च हो गए थे। सर तो बड़ा महंगा है। और जो एंटीमैटर बना था बहुत कम बना था ये। तो सर इतना बड़ा ब्रह्मांड के बराबर एंटीमैटर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा पता नहीं, लेकिन आर्टिफिशियली एंटीमैटर बनाया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। एक एक्सपेरिमेंट बनाया गया, इसका नाम है सन, बनाया गया है। इवन दुनिया में ऐसे कई लेबोरेटरी हैं जो बहुत बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया में से बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरी हैं, नहीं एकाध लेबोरेटरी है जो बहुत बड़ा बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, अरबों अरबों डॉलर रुपीस खर्च कर रहे हैं। जैसे एक का नाम है ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑप्शन में दिया हुआ है। ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी कमाल की लेबोरेटरी है। ये ऐसी लेबोरेटरी है जो बहुत पैसे खर्च करती है, बहुत बड़े बड़े रिसर्च करती है, हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट करती है। हाई एनर्जी मतलब जिस एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या पावर चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट, उस तरह के रिसर्च इस ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी में कराया जाता है। ये न्यूयॉर्क में है, ऐसा कहते हैं न्यूयॉर्क में है। और ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लेबोरेटरी में मैक्सिमम साइंटिस्ट जो हैं वो इंडियन है। वही इंडियन साइंटिस्ट जिनको देश के अंदर रिसोर्सेज न मिलने की वजह से बाहर चले जाते हैं, संसाधनों की कमी से, और बाहर जाकर देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसा अमेरिकन होकर। रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए, लैब चाहिए, और तब जाकर खुराना जैसे लोग बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। भले वो यूएस सिटीजन होते हैं, लेकिन ब्रेन तो भारत का होता है। पर उससे कर क्या लोगे तुम? उसको नर्चर कहां कर पाए? विदेशों में जाके लोग अपने ब्रेन को नर्चर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और नोबेल प्राइज लाते हैं। तो ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी दुनिया की एक ऐसी लेबोरेटरी है जहां पर सबसे ज्यादा वैज्ञानिक इंडियन है जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और इन एक्सपेरिमेंट में ये लोग ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटी मैटर पे भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। और एंटी मैटर अगर हम समझ गए धीरे धीरे और नॉलेज होता गया, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड के बारे में जो आज कुछ भी अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं है, काफी हद तक हमें ब्रह्मांड के बारे में समझ आ जाएगा। ब्रह्मांड कैसे आया, ब्रह्मांड कैसे आया, कैसे हम यहाँ तक बढ़े। क्योंकि गीता में भी लिखा है जैसे एक सृष्टि का निर्माण होता है वैसे ही उसका पतन भी होता है। क्या पता एक दिन हम लोग इस स्टडी करके ये भी बता दें कि ब्रह्मांड किस दिन खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड, वन डे दे विल डिस्ट्रॉय। ठीक है, जैसे शरीर उत्पन्न हुआ, अब गीता का सार चल रहा है, वैसे ही एक दिन ये शरीर को जाना है। फायदा यही हो गया कि हम अपने कर्म को करके जाएंगे, जहां सीध उदाहरण है जो दे के जाएंगे। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप लोग को छोड़ के जा रहे हैं, अपना कर्म अच्छा करिएगा। कुकर्मियों की तरह गंदे IAS ऑफिसर मत बनिएगा, लूट खसोट और ये लगा लगा के। नहीं समझ में आएगा। अब गीता का सार लौटा लेते हैं और यूपीएससी का सार ही रहने देते हैं। आइए, तो सर ये चीज तो काफी हद तक समझ में आ गई। और लगे हाथों एक और क्वेश्चन आपके बन गए, भाई एंटी मैटर क्या है? एंटी मैटर से हर वो ब्रह्मांड की चीज समझ सकते हैं, तारे समझ सकते हैं, ग्रह समझ सकते हैं, प्लैनेट समझ सकते हैं, ये सब कुछ इस ब्रह्मांड में होने वाली सारी घटनाओं को समझा जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर मैं पूछूं कि आप जमीन के नीचे जाके तेल खोज लेंगे, एंटी मैटर का तेल से क्या लेना देना है? नहीं समझे बात? क्योंकि ये ऑप्शन में था, इसलिए मैंने कहा बार बोल दूं, इसका जमीन के नीचे खोद, तो जमीन के नीचे से क्या लेना देना है? हाँ, एंटी मैटर स्टेबल होता है नहीं होता, इस बारे में हम क्या बताएं, अभी तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि ये आप हैं और ये एक और आप हैं। अब हमको पता नहीं ये आप ये वाले आप हैं या आप ये वाले आप हैं, लेकिन इन दोनों में से एक हैं जो आप हैं।
इस समय जो सामने बैठे हैं, आप मैटर है क्या आप एंटी मैटर है? क्या पता एंटी मैटर हो, आपका मैटर कहीं पर हो? अरे क्यों नहीं? जैसे ये एक अर्थ है, अर्थ का एक मास है और अर्थ की एक ग्रेविटी है जो सेंटर की तरफ लगती है। समझो, पृथ्वी है, पृथ्वी का एक द्रव्यमान है, मास है, और अर्थ की ग्रेविटी है जो सेंटर की तरफ लगती है। ऐसी ये एक और पृथ्वी है जिसका उतना ही मास है जितना अपना मास है अर्थ का, और इसकी भी ग्रेविटी है लेकिन वो बाहर की तरफ लगती है। ये अर्थ जिस पर हम हैं, इसी तरह का एक अर्थ ब्रह्मांड में और होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, वो आर्यभट्ट कह रहे हैं। अरे आर्यभट्ट की बातें सब कह रहे हैं। चलेगा चलेगा। एक ब्रह्मांड है, एक और ब्रह्मांड है, पैरेलल यूनिवर्स की बातें की जा सकती हैं। आप समझ में बात, पैरेलल यूनिवर्स की बातें क्यों होती है? एक तराजू है, वेट मेजर करने वाला, और दोनों चीजें अलग अलग जगह। कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक मैं ना समझाऊं। ये सब चैप्टर ही ऐसा है। उम्मीद करता हूं बोर्ड पे जो चीज लिखी है इसमें से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये टर्म्स सारे सुनना, बस घबराना नहीं। क्वेश्चन इतने टेक्निकल नहीं आते जितना मैं तुमको थोड़ा बता रहा हूं। क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 8-9 क्वेश्चन 9 बन जाएंगे, ट्रस्ट मी। और सुनो, 2 बन चुके हैं। पेपर नहीं खोलना, फालतू बात नहीं, ठीक है? हाँ, अभी कोई कुछ पूछ रहा था, फिर एंटी मैटर इसको छुएगा तो देखिए ऐसा है, ज्यादा मत सोचिए कि मैटर और एंटी मैटर बन गए तो हम शून्य पे चले जाएंगे। जहां से आए थे वहीं पर आएंगे और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। फालतू बातें नहीं करेंगे। ये भी काम की नहीं लग रही है तो आप काम कर लगाइए। यहाँ पे आप यूपीएससी दे रहे हैं, यहाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं कर रहे हैं। थियरी और कॉन्सेप्ट मानिए बस। आप कौन है? हाँ, स्टार का अपना है मास, बिल्कुल है। नहीं तो स्टार होता कैसे? बहुत सही। कैसे है स्टार का अपना मास? तभी तो न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है उसके अंदर। हाइड्रोजन का अपना फ्यूज हो गया, एक और मास बन गया। स्टार कैसे बने? मतलब स्टार कैसे बने? हाथ लाओ, आधे घंटे में बताऊंगा। ये बच्चा जानना चाहता तारे कैसे बने। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं बना के दिखाऊंगा, आज बना के दिखाऊंगा। पर अभी चुपचाप पेशेंस रखो और जरा मुझे सुनो पहले। इस पूरे डिस्कशन में कहीं तारे भी हैं। वेट, देखिए 1 मिनट में गुस्सा हो जाऊंगा, कह रहा हूं शांति रखिए, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो आपके बस का नहीं है। ये तो मैं डंगे की चोट पे कह रहा हूं, चाहे आप कौन इंजीनियरिंग करके आए हो, ठीक है? चुपचाप सुनिए। एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा बिग बैंग थियरी। धीरे धीरे के कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते चलिए। अभी हम इन सारी चीजों को टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, अब इस सारी चीजों को जोड़ लेंगे हम धीरे धीरे, थोड़ी देर बाद। अब हम आते हैं बिग बैंग थियरी पर। अब हम बात करेंगे बिग बैंग थियरी। देखो, जब हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रह्मांड की ओरिजिन कैसे हुई, उसको समझाने के लिए बहुत सारे थियरीज हैं, कथन है, तथ्य हैं। उनमें से एक ऐसी थियरी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैलिड है, सबने सुना है। उसका नाम क्या है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी जो सबसे वैलिड है वही मैं भी ले लेता हूं, और सच में वैलिड होने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। हवा में मैं बात नहीं करूंगा, मैं साइंस वाला हूं तो मैं उसको प्रूव भी करूंगा। ज्योग्राफी वाले आएंगे बिग बैंग, हम कहेंगे ना प्रूव करूंगा। सुनो कैसे। बिग बैंग थियरी क्या कहता है कि लगभग आज से 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, हिंदी में कह लो लगभग 13.6 अरब साल पहले। सर बिलियन का मतलब अरब, यस, 13.6 बिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 13.6 अरब साल पहले, अरब वर्ष पूर्व, एक ऐसी घटना हुई इस ब्रह्मांड में जिससे ब्रह्मांड की ओरिजिन हुई। An incident happened in ब्रह्मांड and that become a reason behind the origin of universe। उसको बिग बैंग की घटना बोला गया।
बिग बैंग का मतलब होता है मैसिव एक्सप्लोजन, हिंदी में बहुत बड़ा धमाका। बिग बैंग को क्या बोलते हैं? मैसिव एक्सप्लोजन। और हिंदी में कैसे थे? बहुत बड़ा धमाका। इसलिए शब्द बिग बैंग नाम दिया गया। एक बहुत बड़े धमाके के साथ ब्रह्मांड की ओरिजिन होती है, आज से लगभग 13.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब आपको सर ऐसा धमाका क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? साइंटिस्ट क्या कहते हैं? साइंटिस्ट ये कहते हैं जो धमाका वमाका हुआ है ना, नहीं तुम्हारा तो हम नहीं छुएंगे, है ना, कैप देना, है ना, मुंह में तो नहीं डालते हो, है ना? अच्छा, ये क्या है समझो सब लोग, इसके अंदर क्या है? होल, छेद, छोटा सा छेद है ना? तुम लोग कितने लोग बैठे हो क्लास में? 500। मेरी क्लास है भाई, माली बात है ना? अरे विश्वास नहीं करोगे तुम लोग, बेंगलोर में जाता हूँ, हैदराबाद में 300 क्लास में 400 घुसते हैं, ठुसते हैं। नहीं समझे? हम तो तौलिया भी लेके जाने लगे आजकल, एसी फेल, पूछते रहो, पढ़ाते रहो, अंत में इतना हो जाता है गारने के बाद पानी से भिगा फिर उसे लेके फिर ऐसे लपेटे लेते हैं हम, एसी फेल। तो सर आप इनडायरेक्टली कहना क्या चाह रहे हैं? अरे अपनी तारीफ कर रहे हैं यार, इधर आओ, है ना, देर में समझे तुम लोग, इधर आओ। तारीफ नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। जब तक बच्चे सुने, क्या पता एक दिन ये बच्चे बेचारे एक साथ एकदम एंटी रवि सर, तुरंत एंटी मैटर खत्म। एंटी रवि सर, अरे सोशल मीडिया जानते हो खत्म कर दे टीचरों की कैरियर, खत्म कर दे। और सोशल मीडिया चाहे तो टीचरों को बना दे। 3 टीचर बन गए सोशल मीडिया की मदद से, और बाकी टीचर रह गए, सोशल मीडिया पे कुछ हुआ ही नहीं। कैप है, और तुम लोग 500 लोग क्लास में बैठे हो, और सब लोग मान लो 50-50 किलो के हो। जो लोग ज्यादा हैं गुस्सा ना करें, और जो लोग कम हैं खुश ना हो। सब लोग जितने लोग हैं सब इसके अंदर घुस जाइए, सॉरी ठुस जाइए, घुस तो पाएंगे नहीं, ठुस जाइए। सर इतने से छोटे होल के अंदर आप कह रहे हैं सब लोग घुस जाइए? सर पहले ना एक काम कीजिए, पहले आप जाइए, सोच तो आप सही रहे, प्रैक्टिकली नहीं घुसना है, थियरेटिकली घुसना है, मतलब समझना है। अगर घुसोगे तो क्या होगा? अगर आप इसके अंदर ठूसेंगे, 500 लोग 50 किलो के, समझो भैया बिग बैंग बता रहा हूं, ठीक है? ऐसे कभी कोई बताया होता नहीं, बोला बहुत टेक्निकल चैप्टर है, समझा ले जाऊंगा। अब अगर मान लो सब लोग इसके अंदर ठुसते हो, तो ठुसते हो तो क्या होता है? इसकी कंडीशन क्या होगी? भाई सर जो डेंसिटी होगी ना सर, वेरी 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 हाई सर, इतनी ज्यादा इसका घनत्व, इतनी डेंसिटी होगी सर, अब सोच भी नहीं सकते सर। अच्छा सही बात है, किस तरीके से इसके अंदर इसकी डेंसिटी एक्सप्रेशन समझ गया? किस तरीके से समझ गए? डेंसिटी। अच्छा, और सुनो, और इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होके सब लोग इसमें घुसोगे, इसका टेम्परेचर कितना होगा? बहुत ज्यादा। अभी शरीर को एकदम टाइट करो, गर्मी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, नहीं समझ रहे हो? और सोचो इतने से छोटे में 500 लोग ठूस रहे हो 50-50 किलो के, तो टेम्परेचर कितना होगा? वेरी वेरी नहीं होगा, ठीक है, मिलियंस। तो सर इसका मतलब आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन इस कैप के अंदर होगा, इतना हम समझ सकते हैं। समझो बस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। और ये पूरी कंडीशन जो होगी स्टेबल होगी अनस्टेबल होगी? ये स्टेबल होगी कि अनस्टेबल होगी? अनस्टेबल होगी। और अंत में क्या होगा? ये कैप फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ था ब्रह्मांड के साथ।
ये था ब्रह्मांड एक छोटे से पार्टिकल के अंदर, और इसकी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी जो मैंने लिखा हुआ है शुरुआत में। मैं नहीं कह रहा, बिग बैंग थियरी कह रहा है। सो ब्रह्मांड शुरुआत में कैसा था? बोलो ना कैसा था? डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर लाखों करोड़ों में था, क्योंकि इस कंडीशन में अगर ब्रह्मांड रहा होगा तो बिल्कुल कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, बिग बैंग कह रहा, और ऐसी चीज इस ब्रह्मांड में इस अवस्था में नहीं रह सकती ज्यादा लंबा, और अंत में क्या होता है? मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। अब जाके होता है बच्चा, मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है ना। अरे ध्यान दो बस, बहुत आसान चीज है। मेरी क्लास में हो, ठीक है? ना समझो तो मैं अध्यापक नहीं, और तुम ना समझे तो विद्यार्थी नहीं, दोनों पे अप्लाई होता है। तो सर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। अब जब एक्सप्लोजन हुआ तो क्या भैया, इसके अंदर की जो चीज थी बाहर निकलना शुरू होगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अब देखो निकलना शुरू हुई, अंदर से बाहर आया, बाहर और आया और आया और चीजें फटी फट के बाहर निकली और निकली और निकल के और आगे निकली, निकल के देखो बाहर भागती गई, तेजी से भागती गई, बहुत तेजी से रेडिएट हुई, भागी, और बहुत तेज से रेडिएट हुई, भागी। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो चीजें अंदर थी, वो अंदर से और बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकल रही हैं, और बाहर निकल रही हैं, और जब बाहर निकल रही हैं तो दूर भाग रही हैं, क्योंकि इतने मुश्किल से अंदर रही हैं, भागेंगे नहीं, गर्मी, प्रेशर, डेंसिटी, भागेंगी। और भागेंगी तो क्या होगा? एक दूसरे से भिड़ेंगी, टकराएंगी, और जब टकराएंगी तो कुछ चीजें बनेंगी, कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ चीजें टूटेंगी, कुछ डिस्ट्रक्शन होगा। और ये कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, निर्माणकारी विध्वंसकारी विध्वंसकारी निर्माणकारी विध्वंसकारी निर्माणकारी निर्माणकारी विध्वंसकारी, ये प्रोसेस ब्रह्मांड में चलने लगा। चलता 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 हम लोग आज आ गए 2025। ओ माय गॉड, 13.6 बिलियन ईयर से आज हम लोग 2025 से पहुंच चुके हैं, और आज पृथ्वी यहां पे और जीवन यहां पे। तो सर बीच में क्या क्या हुआ? रुको ना, सुनो ना, कुछ बात समझ में आई? यानी ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ बनने लगा, कुछ ना कुछ टूटने लगा, टूट के बन के टूट के टूट बन के टूट के बनते रहा, टूटता रहा, फिर बनता रहा, टूटता रहा। ये चीजें कई साल चलने लगी, मेनी बिलियन ईयर्स तक, मेनी बिलियन ईयर्स, कई अरब साल ये घटना चलती रही। ब्रह्मांड में चीजें बनती रही, टूटती रही, टूट के बन रही, बन के टूट रही। और हाँ, शुरुआत में इन सब जगहों टाइम में ब्रह्मांड जो था वो कैसा था? अंधेरा था, डार्क था। इस ब्रह्मांड में रोशनी के नाम पे कुछ नहीं था, पूरा ब्रह्मांड अंधेरा था। बिग बैंग की घटना के बाद, बिग बैंग की घटना के पहले सब कुछ अंधेरा था। ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं है। रोशनी तब आएगी जब स्टार आएगा, और स्टार थोड़ी देर बाद आएगा। कहानी समझ में आई? रुको अभी। अब साइंटिस्ट का कहना भाई ऐसा है, इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें आती हैं। अब साइंटिस्ट का कहना है ब्रह्मांड में कुछ चीजें आती हैं। क्या आती हैं? साइंटिस्ट का कहना है ब्रह्मांड में फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं। अब ब्रह्मांड में फंडामेंटल पार्टिकल आते हैं, जिन्हें हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। कौन कौन से हैं फंडामेंटल पार्टिकल? सर आपने ही बोला था, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, बोसॉन्स, न्यूट्रिनोज एटसेट्रा। ये सारी चीजें आती हैं। क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, म्यूऑन्स, बोसॉन्स, न्यूट्रिनोज, ये सारी चीजें ब्रह्मांड में आती हैं। कहां से आती हैं? तो यहां पे साइंटिस्ट कहते हैं भाई बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा। तो वो लोग समझाने के लिए जब नहीं बोल पाते कहते हैं भैया मिसिंग लिंक है, हम पीछे से नहीं जोड़ पा रहे कहां से आ रही है। लेकिन आगे बताए कुछ अरबों साल ये चीजें आई और ब्रह्मांड में आने लगी और बनने लगी, मौजूद हुई, दिखने लगी, और इन चीजों ने मिलकर ही आगे कुछ बनाया। क्या बनाया? अच्छा अभी भी क्या है? अभी भी ब्रह्मांड में अंधेरा है, अभी तक कोई रोशनी नहीं आई, और कई अरब साल बीत चुके हैं, कई अरब साल बीत चुके हैं।
अब यहीं पर कुछ चीजें बतानी है, समझो जरा, समझना बच्चों। मैं भी यहां थोड़ी देर बाद फिर लौट के आऊंगा, पहले मुझे थोड़ी जगह चाहिए क्योंकि इस फ्लो चार्ट को मैं तोड़ नहीं सकता, यहां रखूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो फिर आगे आते हैं, थोड़ी देर बाद फिर पीछे लौट आते हैं। देखो जो क्वार्क्स है ना, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये 6 तरह के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। जो क्वार्क्स हैं वो 6 तरह के हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। और ये जो क्वार्क है इनमें 3 अप क्वार्क्स हैं और 3 डाउन क्वार्क है। 3 अप क्वार्क है और 3 डाउन क्वार्क है। अब ये सर अप और डाउन क्या होता है? थोड़ा सा याद है आप लोग केमिस्ट्री जब हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग होती थी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 9th-10th में केमिस्ट्री पढ़ो, थोड़ा आता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी सब सेल में भरे जाते हैं, कुछ क्लॉक होते हैं एंटी, ऐसी क्वार्क्स भी जो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, उनकी भी स्पिनिंग होती है, वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। इन पे हम लोग आगे के लेक्चर में और डिटेल बात करेंगे जब क्वांटम इंटैंगलमेंट और टेलीपोर्टेशन की बात करेंगे। रुको अभी। तो क्वार्क्स भी ऐसे होते हैं, कुछ सीधे कुछ उल्टे, इस तरह टोटल 6 होते हैं। ये 2 अप क्वार्क, प्रैक्टिकल तो आपको समझ में नहीं आएगा पर थियोरेटिकल समझते जाइए, और एक डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं। एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं। सो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनाता है। एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनाता है। तो 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बनाता है, 1 अप क्वार्क 2 डाउन क्वार्क मिलकर न्यूट्रॉन बनाता है। इसका सीधा मतलब अगर क्वार्क आया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए। बोलो हाँ कि नहीं? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ऐसे ही बच्चों पीछे लेप्टॉन्स भी आया था। लेप्टॉन्स को हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना कह देता हूं, लेप्टॉन्स ऑल्सो ऑफ मेनी टाइप्स। और ये लेप्टॉन्स आगे मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये लेप्टॉन्स मिलकर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ये लेप्टॉन्स जो है वो मिलकर इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। पेन चलाते रहिएगा, किताब नहीं तो कभी समझ आएगी नहीं। पेन चलाते रहिएगा साथ साथ। मैंने बोला ना, ये सबसे टफेस्ट चैप्टर यूपीएससी में मान लीजिए, इसलिए भी क्योंकि इसे सोर्स नहीं है, कुछ पता नहीं है कैसे चलना है, क्या करना है, कुछ समझ ही नहीं आता चैप्टर में। बाकी में चलो थोड़ा सोर्स मिल भी जाता है इधर उधर करके। सो लेप्टॉन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। इसका सीधा मतलब है, अगर हम इधर आते हैं, इधर देखो, इसका सीधा मतलब है कि ये क्वार्क्स और लेप्टॉन्स मिलकर यहां पर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, प्रोटॉन बनाते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं। कह सकता हूं? कह सकता हूं? अब एक बात समझो, आपको पता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो कौन सा एलिमेंट बनता है? हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है? डांटने का मन कर रहा है। हाइड्रोजन होता है 1s2, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर आया तो दुनिया में ब्रह्मांड में पहले एक इलेक्ट्रॉन आया होगा कि 1 लाख के बाद एक आया होगा? अरे सर, 1 के बाद 1 लाख पहुंचा होगा ना। इतना तो बेवकूफ हम भी नहीं है। ओरिजिन में पहले 1 आएगा, इतना तो हमको भी मैथ्स आता है। तो सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा? 1। और उसके पीछे रीजन लेप्टॉन रहा होगा, फिर लेप्टॉन 2 बनाया होगा, फिर 3 बनाया होगा, ऐसे बढ़ने लगा होगा। इसी तरह क्वार्क से प्रोटॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन आया तो ये मिलकर हाइड्रोजन बनाया, और इस तरह करके ब्रह्मांड का पहला तत्व आया, इसी को हाइड्रोजन कहते हैं। और वही हाइड्रोजन जो केमिस्ट्री का भी पहला एलिमेंट है, ये ब्रह्मांड का भी पहला एलिमेंट है। तो सर अब आप कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में एलिमेंट्स के फॉर्मेशन हुए, और ये जो हाइड्रोजन आया बच्चा, अब ये हाइड्रोजन आपको देखो इस ब्रह्मांड में हर जगह मिलेगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर जगह आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखने लगा। अब क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ना यहां पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करेंगे। हाँ सर, न्यूक्लियर फ्यूजन हमने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है। जब हाइड्रोजन आएंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में आ गए। अरे जो यहां बन रहा है, यहां बन रहा है ना, ये हाइड्रोजन फ्यूज करना शुरू करेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और जब हाइड्रोजन फ्यूज करके फ्यूजन करेंगे, ये 2 हीलियम बनाएंगे।
प्लस हीट और एनर्जी बनाएंगे और इस पूरे प्रोसेस में रोशनी निकलेगी और वही रोशनी होती है जो किसकी होती है, स्टार की। और अब ब्रह्मांड में तारे आ जाएंगे। नहीं समझ में आया? बोलो, ब्रह्मांड में तारे आए, समझ में आया कि नहीं आया? और सुनो, इन्हीं तारों में से एक हमारा सूर्य भी था। वन वॉज आवर सन ऑल्सो। वन वॉज आवर सन ऑल्सो। धीरे धीरे चलते चलो, इन्हीं में से एक हमारा सूर्य भी था। और आगे बढ़ते हैं। डन। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ हाइड्रोजन ही आएगा कि और भी एलिमेंट्स आएंगे? अरे भैया और आएंगे, दिमाग लगाओ। इधर से और क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और प्रोटॉन बनाएगा, और न्यूट्रॉन बनाएगा। एक से हाइड्रोजन आया, 2 से हीलियम आएगा, 3 से लिथियम आएगा, 4 से बेरिलियम आएगा, 5 से बोरॉन आएगा, 6 से कार्बन आएगा, 7 से नाइट्रोजन। नहीं समझ में आ रहा है? अब ब्रह्मांड में तत्वों का निर्माण शुरू होगा, एलिमेंट्स बनने लगे। ठीक है, हाइड्रोजन आया, कार्बन आया, नाइट्रोजन, इस तरह बहुत सारे आएंगे। हाइड्रोजन आया, कार्बन आया, इस तरह के एलिमेंट्स, कार्बन आया, ये सारे आने लगेंगे, ब्रह्मांड में आने लगेंगे। अब ये सारे के सारे एलिमेंट आपस में मिलकर क्या करेंगे? गैस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मीथेन आया, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, इन सारे चीजों का फॉर्मेशन होगा। ये एलिमेंट्स मिलके इन चीजों का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, इन गैसेस का निर्माण होगा। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, इन गैसों का फॉर्मेशन होगा। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। सही बात है, जब एलिमेंट्स मिलेंगे दे फॉर्म गैसेस। अरे जो गैस है ना, इस पे यूपीएससी का 2 क्वेश्चन आ चुका है। स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट। पर ये क्वेश्चन जो आया था ये ओल्ड पैटर्न पे आया था, नए पैटर्न पे अभी तक नहीं आया। अगर ओल्ड पैटर्न पे भी कोई क्वेश्चन 2 बार रिपीट होता तो भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2011 के पहले ये क्वेश्चंस पूछे गए। स्टैनले मिलर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर जिसमें एक्सपेरिमेंट कराया। उस कंटेनर में स्टैनले मिलर ने 4 गैसें रख दी, सामने लिखा हुआ मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। और उस कंटेनर के अंदर उसने इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। ये देखो इलेक्ट्रिक करंट दे दिया। क्यों करंट? इसलिए चाहिए क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए ना। करंट इसलिए चाहिए क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। करंट इसलिए चाहिए क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिक करंट है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके पीछे जो सोर्स ऑफ एनर्जी था वो क्लाउडिंग एंड थंडरिंग था। बादल गरज रहे थे, बिजली गिर रही थी, और वही लाइटिंग एंड थंडरिंग जो जमीन पे गिरती थी, उन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर। वो अलग बात है कि समुद्र में हुई थी, वो लैंड पे नहीं हुई थी, क्योंकि समुद्र फिर भी लैंड के कंपैरिजन में ठंडा था। और ऐसा मानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, लोग कहते हैं कि सूर्य से हुई है, तो पृथ्वी कितनी गर्म रही होगी, तो लैंड के कंपैरिजन में फिर भी पानी जो होगा वो ठंडा ही रहा होगा। नहीं जाएंगे, हम आपको बायोलॉजी ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं जीवन की उत्पत्ति के समय जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी, वो बादल गरज रहे थे, उनकी बिजलियां गिर रही थी, क्लाउडिंग एंड थंडरिंग, और वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में जीवन की उत्पत्ति करते हैं। तो स्टैनले मिलर ने भी उसी एनर्जी को जो जमीन पे गिरता है, वही इलेक्ट्रिक करंट भी है जिससे बिजलियां वगैरह ऑन है हमारे घर के अंदर, और उसी करंट को यहां दिया एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और स्टैनले मिलर को कुछ दिन के बाद, कुछ ही फ्यू डेज के अंदर, नॉट इवन अ वीक इवन, है ना, नॉट इवन वीक, इनको यहां पे मिला अमाइनो एसिड्स, इनको यहां पे मिला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनको यहां पे मिला ग्लूकोज, इनको यहां पर ये चीजें मिली। यही अमाइनो एसिड है, यही अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बनाता है, यही फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है जो फैट है, और यही ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब अब हमारी पृथ्वी पर जब ये गैसेस आ गई होंगी और जब
क्लाउडिंग थंडरिंग हो रही होगी तो इनके मिलने से इस तरह के केमिकल कंपाउंड्स बन रहे होंगे, प्रोटीन्स बन रहे होंगे, अमीनो एसिड्स फैटी एसिड फैट बन रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट बन रहे होंगे। और यही चीजें जो कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन्स हैं, जब ये बन रहे होंगे, इन्हीं चीजों से चलकर जीवन बना होगा, यानी लाइफ बना होगा। अब लाइफ में क्या हो सकता है? प्लांट। लाइफ में क्या हो सकता है? एनिमल। और लाइफ में क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें यहां बनती है, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस तरह करके पूरा जीवन बन जाता है। हो गया बच्चों? लिखते रहना धीरे धीरे जो सामने है। आगे बढ़े। देखो, इस तरह करते करते जीवन की उत्पत्ति हो गई होगी। इसमें दो चीजें मेरे को और बताना चाहिए था एज अ फैक्ट। जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है ना, वो आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। ओरिजिन ऑफ अर्थ है आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। और जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है ना इस पृथ्वी पर, वो आज से लगभग 3.4 बिलियन ईयर्स एगो माना जाता है। ये कुछ फैक्ट है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, देख लेना, जरूरत है तो लिख लेना, नहीं जरूरत हो ना लिखना। वैसे एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पीएससी में, नहीं किसी स्टेट पीसीएस वगैरह में, इस पृथ्वी पर जीवन कब से आया? आज से लगभग 3.4 बिलियन ईयर्स एगो। अब यहां पर आपके पास तीन अच्छे अच्छे फैक्ट दिख रहे हैं। ब्रह्मांड कब आया, पृथ्वी कब आई, और जीवन कब आया। सब आज से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आज से कितने साल पहले, आज से कितने साल पहले, आज से कितने साल पहले। बाकी पीछे से कितना आप उसको कंपैरिजन करते जो आपको मिलता जाएगा। स्टार, मैं बोला था आएगा। सोचो, तुम लोग जो अंदर सोचते हो वो हम पहले ही सोच चुके हैं। और कहते हैं ना अंतर्यामी। हाँ बच्चा, अच्छे टीचर की पहचान। देखो, तुम लोग बटरिंग भी करते हो टीचर का, हमको पता है। सब बच्चे बहुत स्वार्थी होते हैं, और बच्चे ठीक है अगर स्वार्थी होते हैं तो, पढ़ने ही तो इनको किसी और से लेना देना क्या है कि नहीं? और ये गलत भी नहीं है। बच्चे अगर प्रैक्टिकल हो के टीचर की क्लास में रहे तो ज्यादा अच्छा है, ना इमोशनल बैठे है ना, नहीं तो इमोशनल फूल भी बनेंगे ये, है कि नहीं? और आजकल के बच्चों के इमोशनल फूल बनाना बहुत आसान है। मीठी मीठी बातें कर लो, चार मीठी मीठी बातें कर लो, बस फंसा लो। ये भी कलाकारी होती है। हम लोग पढ़ा के फंसा ले रहे हैं, मीठी बात नहीं कर पाते तो पढ़ा के फंसा ले रहे हैं, है कि नहीं? पढ़ा के फंसा ले रहे हैं। चलो सुनो, एक छोटी सी हेडिंग डालो, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। धीरे धीरे एक टॉपिक कवर हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। ये बताओ तुम लोग किससे मिलकर बने हो? सर प्रोटीन है, सर फैट है, सर कार्बोहाइड्रेट। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? हम लोग प्रोटीन है, फैट है, कार्बो, इन्हीं सब चीजों से मिलकर बने हैं। चलो अब सुनो, अगला टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। देखो, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को समझने के लिए एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को जरा समझो। क्या है भाई एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स? इसमें अलग अलग थियरीज वगैरह हैं। पहला है डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट ऑफ लाइट। अब इसके अंदर दो कंसेप्ट्स आते हैं। एक जिसको कहते हैं रेडशिफ्ट इफेक्ट, और दूसरे को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट इफेक्ट। और दूसरी तरफ है दैट इज माइक्रोवेव एक्सपेंशन।
ये कुछ कंसेप्ट हैं जिसके वैसे से समझाने की कोशिश की जाती है ब्रह्मांड फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। देखते चलेगा साथ साथ, सुनते चलिए, लिखते चलिए। सो ब्रह्मांड फैल रहा है सिकुड़ रहा है, इसको समझने के लिए एक तो डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, एक रेडशिफ्ट इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट और अगला है रेडशिफ्ट इफेक्ट। क्या है समझो जरा। अगर मैं आपसे पूछूं आप छत पे सो जाओ और बताओ ऊपर के जो तारे हैं, चंदा है, सूरज है, ये सब पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, बता सकते हो? आप कहोगे सर नहीं बता सकते क्योंकि इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि हम बता ही नहीं सकते ये चीजें कितनी दूर है। और जब इतनी दूर है तो हम बता ही नहीं सकते पास आ रहा है या दूर जा रहा है। सेम ईयर, मैं भी नहीं बता सकता। हम सब नानी के घर जाएं और छत पर सोएं। सर बचपन की याद दिला रहे हो? मैं तो छत पे ही सोया, तो तारे देखता रहा। कई साल गया मैं गर्मी की छुट्टी में, कई साल देखे तारे, कभी समझ नहीं आया पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं। आपको पता चला क्या? नहीं चला? ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल हैं, कुछ ऐसी थियरीज हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं ब्रह्मांड में ये चीजें पास आ रही हैं, दूर जा रही हैं। इसके लिए थोड़ा साइंटिफिक होना पड़ेगा, कुछ थियरीज और उनके प्रैक्टिकल्स देखने पड़ेंगे। क्या है? डॉपलर ने कहा एक काम करो, एक प्रिज्म ले लो, एक प्रिज्म ले लो। क्या ले लिया आपने? एक प्रिज्म ले लिया। और अगर इस पे एक व्हाइट लाइट भेजी जाए, व्हाइट लाइट, तो वो 7 रंगों में टूट जाता है, जिसको हम कहते हैं VIBGYOR। सबने पढ़ा है बचपन में। ये 7 कलर्स में टूट जाता है, VIBGYOR 7 कलर्स में। अच्छा, मैं अगर पूछूं नीचे ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ऊपर रेड, ऑरेंज और येलो, इनमें डोमिनेटिंग कलर कौन सा है? ऊपर रेड है, ठीक है, और नीचे? नीचे ब्लू है। अब डोमिनेटिंग का मतलब 3 रंग है तो कौन सा रंग दिखेगा ऐसे मान लो ज्यादा प्रभावी दिखेगा, तो सीधी बात ये दिखता है। अभी अगर आप सोच सकते हो तो ठीक है, नहीं सोच सकते तो मान लो ऐसा होता है, खत्म बात। अभी हम थोड़ी ना चीज बताएंगे जो प्रैक्टिकल आपको दिखती हो भी हम नहीं समझ पाएंगे तो उसका हम क्या बताएं। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आप सब जानते हैं। मेरे हाथ में एक लेजर टार्च है। क्या है? लेजर टार्च। इस लेजर टार्च को मैं यहां रख रहा हूं और धीरे धीरे पीछे लेके जा रहा हूं। मतलब एट पॉइंट ए पर लेजर टार्च रखा हूं, धीरे धीरे पीछे ले जा रहा हूं पॉइंट बी, धीरे धीरे पीछे ले जा रहा हूं, यानी सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग अवे। नहीं समझ में आई बात? उन्हीं गांवों में हम लोग टार्च लेते थे, इसका छत उसका छत, इसका सिग्नल उसका सिग्नल, इससे ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। ये जो लेजर में वो देखा होगा लेजर वेजर वाले, आपको पता है वो ऑनलाइन जो टीचर्स होते हैं पीपीटी बना लेते हैं, 8 घंटा लक्ष्मीकांत खत्म। अरे भाई रुको, अभी हो सकता किसी पन्ने पर 8 घंटा लग जाए तो 8 घंटे में लक्ष्मीकांत पढ़ गए। पीपीटी है ना, 5000 पीपीटी बन गई, 5000 पीपीटी को पढ़ने में 8 घंटे लगा दिए। 2 घंटे बनाया, चाय पिया, फिर से उठा, फिर पढ़ाया, दोनों वीडियो कट करके मर्ज कर दिया, नॉन स्टॉप 8 घंटे पढ़ा रहे हैं।